अगर एक आम इंसान के अंदर मौजूद सारे डीएनए को निकाल कर ना एक सीधी लाइन में स्ट्रेच किया जाए, तो वो धरती से सूरज तक जाएगा और वापस आएगा। हाँ, और ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, बल्कि करीब 600 बार होगा। राइट। मतलब सोचिए, ये इतनी लंबी माइक्रोस्कोपिक थ्रेड है जो एक सिंगल सेल के न्यूक्लियस में फोल्ड होकर बैठी है। और इस केमिकल थ्रेड के अंदर एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज छुपी है जो डिसाइड करती है कि आंखों का रंग कैसा होगा, मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट होगा। बिल्कुल, या फिर आगे चलकर कोई बीमारी डेवलप होगी या नहीं। ये कोई आम केमिकल नहीं है, ये बेसिकली लाइफ का अल्टीमेट सोर्स कोड है। एग्जैक्टली। और इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझना ना एक तरह से इस बायोलॉजिकल मशीनरी के इंजन रूम में उतरने जैसा है। तो इस गहरे विश्लेषण का मकसद यही है कि हम आज एक्सप्लोर करें कि ये जेनेटिक मटेरियल काम कैसे करता है, इसकी भाषा क्या है, और ह्यूमन ब्लूप्रिंट को मैप करने से हमें क्या हैरान कर देने वाली बातें पता चली। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ का ब्लूप्रिंट समझने के लिए सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को समझना जरूरी है जो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। हाँ, देखिए, इस ब्लूप्रिंट का सबसे बुनियादी रूल ये है कि इंफॉर्मेशन को वक्त के साथ सर्वाइव करना पड़ता है। एवोल्यूशन के शुरुआती दौर में जब लाइफ बस फॉर्म ही हो रही थी, तब प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली आरएनए था। अच्छा, जिसे हम आरएनए वर्ल्ड कहते हैं। राइट, आरएनए वर्ल्ड। शुरुआती ऑर्गेनिजम्स ने आरएनए को ही अपना स्टोरेज और फंक्शनल मॉलिक्यूल बनाया था। पर आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में एक इनहेरेंट फ्लॉ था। फ्लॉ कैसा? देखिए, आरएनए और डीएनए दोनों ही पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पर आरएनए के हर न्यूक्लियोटाइड में एक 2-OH ग्रुप मौजूद होता है। ये एक बेहद रिएक्टिव केमिकल ग्रुप है। ओ, तो इस रिएक्टिव नेचर की वजह से आरएनए आसानी से डिग्रेड हो जाता होगा। बिल्कुल सही। सिर्फ यही नहीं, आरएनए एक कैटलिस्ट के तौर पर भी फंक्शन करता है, जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। और सिंपल केमिस्ट्री का रूल है कि जो चीज जितनी ज्यादा कैटालिटिक होगी, वो उतनी ही अनस्टेबल होगी। राइट। तो एक जेनेटिक वॉल्ट के तौर पर आरएनए तो एक लीकी बकेट जैसा हो गया जिसमें से डेटा गिर रहा है। एग्जैक्टली। डेटा स्टोर करने के लिए ऐसी हार्ड ड्राइव तो कोई नहीं चाहेगा जो अपने आप रैंडमली डेटा डिलीट या करप्ट कर दे। इसका मतलब डीएनए का एवोल्यूशन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। हाँ, आप कह सकते हैं। डीएनए ने आरएनए के स्ट्रक्चर से उस रिएक्टिव 2-OH ग्रुप को हटा दिया और साथ ही एक और केमिकल चेंज किया। यूरासिल नाम के बेस को रिप्लेस कर दिया थाइमीन से, जिससे उसको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्टेबिलिटी मिल गई। सही कहा। इस मॉलिक्यूलर अपग्रेड के बाद डीएनए एक हाईली सिक्योर्ड इनक्रिप्टेड वॉल्ट बन गया, जिसमें डेटा हजारों लाखों साल तक महफूज रह सकता है। जबकि आरएनए का रोल अब एक वॉलेटाइल मेमोरी यानी रैम जैसा हो गया, जो डेटा को टेम्परेरी प्रोसेसिंग के लिए कैरी करता है और फिर डिग्रेड हो जाता है। सही पकड़ा आपने। स्टोरेज डीएनए के पास है और आगे का ट्रांसमिशन आरएनए देखता है। पर एक सेकंड, अगर डीएनए इतना ही लॉकडाउन और रिजिडली स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो फिर ऑर्गेनिजम्स म्यूटेट और इवॉल्व कैसे कर पाते हैं? मेरा मतलब है, एक सिक्योर्ड वॉल्ट तो चेंजेस को अलाउ ही नहीं करेगा ना। ये बहुत अच्छा सवाल है। वहां पर डीएनए की स्टेबिलिटी एक रिलेटिव टर्म बन जाती है। डीएनए एब्सोल्युटली स्टैटिक नहीं है, बस उसकी म्यूटेशन की रेट आरएनए के मुकाबले ड्रास्टिकली स्लो है। अच्छा, तो चेंजेस होते हैं पर धीरे। राइट। और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के लिए ये स्लो म्यूटेशन रेट एक फीचर है, बग नहीं। राइट। अगर म्यूटेशन फास्ट होती तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप ही नहीं हो पाते। मेक सेंस। तभी तो कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस आज भी आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है तो उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है और वो बेहद तेजी से म्यूटेट करके इवॉल्व होते हैं। वायरसेस के सर्वाइव करने का मॉडल ही उस रैपिड म्यूटेशन पर बेस्ड है। ओह वाओ। बट ह्यूमन जैसी कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होना जरूरी है। बिल्कुल, और यहीं से सेंट्रल डॉगमा पिक्चर में आता है। इन्फॉर्मेशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रैवल करती है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है प्रोटीन बनाने के लिए। पर ये सेंट्रल डॉगमा तभी काम करेगा जब सेल डिवीजन के वक्त डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बन पाए। जब एक सेल 2 में डिवाइड होता है तो इस मैसिव डेटा को बिना किसी एरर के कॉपी कैसे किया जाता है? इस प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें डबल हेलिक्स की दोनों स्ट्रैंड्स अलग होती है और उन दोनों को एक टेम्पलेट बनाकर 2 नई स्ट्रैंड्स बनाई जाती हैं।
यानी हर नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड ओरिजिनल पेरेंट की होती है और एक बिल्कुल नहीं। राइट, पर ये मॉलिक्यूल अपने आप तो ओपन नहीं हो जाता। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होता है जहाँ हेलिकेज नाम का एंजाइम आता है। तो ये हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है। हाँ, और एक जिपर की तरह डीएनए को खोल देता है। यहाँ पर एक वाई शेप रेप्लिकेशन फॉक क्रिएट होता है और उस खुली हुई जिपर पर नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने का काम शुरू होता है, जिसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करता है ना? सही कहा। लेकिन इस एंजाइम की एक लिमिटेशन है, ये खुद प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो इसके लिए प्राइमेज एंजाइम आता होगा जो एक छोटा आरएनए प्राइमर लगाता है। एग्जैक्टली। वो प्राइमर लगने के बाद ही पॉलीमरेज आगे का काम करता है। पर इसकी एक और बड़ी कंस्ट्रेंट है, ये सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज कर सकता है। सिर्फ ए डायरेक्शन में? हाँ, इसके पीछे पूरा थर्मोडायनामिक्स का खेल है। नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड्स को ब्रेक करने से आती है, जो सिर्फ 3 प्राइम एंड पर ही काम करता है। ओह, आई सी। तो इस कंस्ट्रेंट की वजह से उस रेप्लिकेशन फॉक पर एक अजीब सा असंतुलन आ जाता होगा। डीएनए की एक स्ट्रैंड पर तो डायरेक्शन परफेक्टली अलाइन हो जाती है, जहां कॉपिंग कंटिन्यूअस चलती है, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। बिल्कुल, पर दूसरी स्ट्रैंड जिसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वहां ज्योमेट्री ऑपोजिट होती है। तो जैसे जैसे हेलिकेज डीएनए को आगे खोलता है, पॉलीमरेज को बार बार पीछे आकर छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए बनाना पड़ता है। अच्छा, इन्हीं छोटे टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं ना? सही जवाब। और क्योंकि डेटा ऐसे टुकड़ों में बिखरा नहीं रह सकता, तो डीएनए लाइगेज नाम का एक और एंजाइम आता है जो मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह इन सारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को सील कर देता है। वाह! और इस पूरे मैकेनिज्म की स्पीड और एक्यूरेसी तो बहुत माइंड ब्लोइंग है। अगर हम ई कॉलाई बैक्टीरिया की बात करें, जिसमें करीब 46 लाख बेस पेयर्स होते हैं, तो रेप्लिकेशन सिर्फ 18 मिनट में पूरी हो जाती है। हाँ, अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो डीएनए पॉलीमरेज हर सेकंड लगभग 2000 बेस पेयर्स जोड़ रहा है। वेट, रियली? अगर कोई बिना देखे 2000 लेटर्स पर सेकंड टाइप करे, तो टाइपोस तो होने ही हैं। इतनी एक्सट्रीम स्पीड पर क्या ये केमिकल मशीन एरर्स नहीं करती? एरर्स होते ज़रूर हैं, लेकिन सिस्टम उन एरर्स के भरोसे नहीं चलता। इस एंजाइम में एक हाईली एफिशिएंट प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है। ओह, तो वो अपने ही काम को चेक करता है। बिल्कुल, जैसे ही कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, एंजाइम का फिजिकल शेप उसे डिटेक्ट कर लेता है। वो तुरंत एक कदम पीछे आता है, उस गलत बेस पेयर को निकालता है और सही न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करता है। क्या बात है! और ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल अफोर्ड नहीं कर सकता एरर्स। हाँ, अगर ठीक से रेप्लिकेशन नहीं हुई तो म्यूटेशंस हो सकती हैं। और एक और बात, रेप्लिकेशन को सेल डिवीजन के साथ परफेक्टली कोऑर्डिनेट होना पड़ता है। अगर डीएनए कॉपी हो जाए पर सेल डिवाइड ना हो तो पॉलीप्लॉइडी जैसी कंडीशन हो जाती है, जहां क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाता है। लेकिन डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर फिजिकली लॉक्ड रहता है। राइट। और हमारी बॉडी को चलाने वाले प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनते हैं। तो न्यूक्लियस का ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा सेल की फैक्ट्री तक कैसे पहुंचता है? यही सेंट्रल डॉगमा का नेक्स्ट स्टेप आता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। पहले ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को पढ़कर एक मोबाइल कॉपी बनाई जाती है, जिसे हम एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जिसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। पर मैं सोच रहा था, जब ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वहां घूम रहे एंजाइम्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पर ग्वानोजीन 3 फॉस्फेट की एक स्पेशल कैप लगाई जाती है। एक प्रोटेक्टिव हेलमेट की तरह। हाँ, और 3 प्राइम एंड पर एक पॉली ए टेल जोड़ी जाती है। ये दोनों उसको डिग्रेड होने से बचाते हैं ताकि वो सेफ और साउंड राइबोसोम तक पहुंच सके। और जब वो राइबोसोम तक पहुंचता है तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अगर हम सेल को एक कंस्ट्रक्शन साइट माने, तो एमआरएनए उस आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट है जो इंस्ट्रक्शंस लाया है। आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए से बनी होती है। राइबोसोमल आरएनए। हाँ, टोटल सेल्यूलर आरएनए का 80% हिस्सा आरएनए होता है। यूकैरियोट्स में 80S और प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं है, आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। गॉट इट। तो फैक्ट्री रेडी है, नक्शा रेडी है, पर फिजिकल ईट यानी अमीनो एसिड्स, उनको लाने वाले डिलीवरी ट्रक्स भी तो चाहिए। सही कहा।
और वो डिलीवरी ट्रक है tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। ये साइज में सबसे छोटा होता है, इसका शेप एक क्लोवर लीफ जैसा दिखता है। तो ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स पिक करके लाता है? हाँ, पर फैक्ट्री में 20 अलग-अलग तरह के अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। एक गलत tRNA अगर गलत अमीनो एसिड ले आया तो पूरा प्रोटीन कोलैप्स हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए टीआरएनए को कैसे पता चलता है कि कौन सा अमीनो एसिड लाना है? इसका राज tRNA के एंटीकोडॉन लूप में होता है। उस एंटीकोडॉन लूप को mRNA पर मौजूद कोडॉन के साथ परफेक्टली बाइंड होना पड़ता है। ये एक लॉक एंड की मैकेनिज्म है। अगर मैच नहीं होगा तो अमीनो एसिड जुड़ेगा ही नहीं। वाओ, प्रिसिजन एट इट्स बेस्ट। अब जब कोडॉन्स की बात आई है तो इस ब्लूप्रिंट की भाषा यानी जेनेटिक कोड का मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, आरएनए भाषा में सिर्फ 4 लेटर्स हैं, ए, यू, जी और सी, पर हमें 20 अमीनो एसिड्स बनाने हैं। अगर एक लेटर कोड होता तो सिर्फ 4 बनते, 2 लेटर होता तो 16 बनते, जो कि 20 से कम है। इसीलिए नेचर ने 3 लेटर का कोड डिजाइन किया। राइट, 4 into 4 into 4 यानी 64 कॉम्बिनेशंस। ये ट्रिपलेट कोड एक कोडॉन कहलाता है, जिसमें से 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड्स के लिए हैं और 3 UAA, UAG और UGA स्टॉप कोडॉन्स हैं जो प्रोसेस को रोकते हैं। बिल्कुल, और एक बहुत खास कोडॉन है AUG। ये एक स्टार्ट कोडॉन भी है जहां से प्रोसेस शुरू होता है और ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड भी करता है। पर एक चीज मुझे अजीब लगती है, अगर जरूरत सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स की है और कॉम्बिनेशन 64 अवेलेबल हैं, तो नेचर ने बाकी के 44 कॉम्बिनेशंस वेस्ट क्यों किए? यह रिडंडेंट लगता है, पर एक्चुअली ये बायोलॉजी का एक फेल सेफ मैकेनिज्म है। इस प्रॉपर्टी को कोड की डीजेनरेट नेचर कहते हैं। यानी एक से ज्यादा कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड को बुला सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे ल्यूसीन या सेरीन अमीनो एसिड को 6 अलग-अलग कोडॉन्स कोड करते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर कभी थर्ड पोजीशन पर कोई छोटा म्यूटेशन हो जाए, तभी सेम अमीनो एसिड ही बनेगा, तो सिस्टम फेल नहीं होता। ओह, दैट मेक्स सो मच सेंस। और इस कोड की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये कॉमनलेस है। हाँ, बिना किसी पंक्चुएशन के लगातार पढ़ा जाता है, कोई ओवरलैप नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सल है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक UUU का मतलब हमेशा फेनिलीन ही निकल कर आएगा। सही कहा, सबकी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही है। और जब हमने इस यूनिवर्सल भाषा को समझ लिया तो अगला कदम था इंसान के पूरे DNA को पढ़ना, जिसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या HGP कहते हैं। 1990 में शुरू हुआ और 2003 में कंप्लीट हुआ। ये एक माइंड बॉगलिंग स्केल का मेगा प्रोजेक्ट था। नई टेक्नोलॉजी के प्रोसेस नहीं हो सकता था, इसीलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसी नई फील्ड शुरू हुई। तो इन्होंने सीक्वेंस कैसे किया? 2 मेन मेथड्स थे। पहला एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स या ESTs, जिसमें सिर्फ उन सीक्वेंसेस पर फोकस किया जो RNA बनाते हैं, और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें ब्लाइंडली पूरे जीनोम को सीक्वेंस करके मैप किया गया। और इसके रिजल्ट्स तो सारे अजम्पशंस तोड़ने वाले थे। पहले लगता था इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है तो बहुत जीन्स होंगे, पर डेटा आया कि हमारे पास सिर्फ 20 से 25 हज़ार जीन्स ही हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि इनमें से 50% से ज्यादा का फंक्शन किसी को पता ही नहीं था। और सबसे शॉक करने वाली बात, इस पूरे 3.16 बिलियन बेस पेयर जीनोम में से 2% से भी कम हिस्सा एक्चुअली किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है। बाकी का बड़ा हिस्सा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का है। राइट। और एक टाइम पर लोग इन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को जंक DNA बोलते थे। मैं वही सोच रहा था, अगर एवोल्यूशन यूजलेस चीजों को हटा देता है तो नेचर ने ये 98% जंक क्यों रखा है? क्योंकि उन्हें जंक मानना एक गलती थी। ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस इंसानी एवोल्यूशन का डेटाबेस है, और सबसे इम्पोर्टेंट, DNA फिंगरप्रिंटिंग का एक्चुअल आधार वही है। ओह, फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि सारे इंसानों का 99.9% सीक्वेंस तो सेम ही होता है ना? सही बात। जो 0.1% हमें एक दूसरे से यूनिक बनाता है, वो इन्हीं रेपिटेटिव रीजन्स में होता है, जिसे हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। जिसमें माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स आते हैं, जैसे VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। एग्जैक्टली। ये सीक्वेंसेस प्रोटीन्स नहीं बनाते, इसलिए इनमें म्यूटेशन बिना किसी नुकसान के अक्यूमुलेट होती रहती है। इससे पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट होता है।
यानी हर इंसान के पास इन VNTR रिपीट्स का अपना एक यूनिक पैटर्न होता है। हाँ, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूरा डीएनए पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इन हाईली वेरिएबल रीजन्स का प्रोफाइल बनाया जाता है। यही वजह है कि फोरेंसिक साइंस या पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में ये एक सॉलिड प्रूफ माना जाता है। ये पूरा विश्लेषण सच में दिखाता है कि DNA जैसा एक माइक्रोस्कोपिक थ्रेड कितना बड़ा डेटा सेंटर है। कैसे रेप्लिकेशन से कॉपिंग होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से फैक्ट्री में प्रोटीन्स बनते हैं, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने कैसे इस कोड को हमारे सामने खोल कर रख दिया। बिल्कुल, डीएनए से आरएनए और प्रोटीन का ये पूरा सफर अरबों सालों के ट्रायल और एरर से फाइन ट्यून हुआ एक अमेजिंग केमिकल सिस्टम है। पर आज जब हमने इस कोड को पढ़ना सीख लिया है और पॉलीमॉर्फिज्म्स का डेटा हमारे कंप्यूटर्स में है, तो एक फिलोसॉफिकल सवाल उठता है। कैसा सवाल? देखिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जीन एडिटिंग की रफ्तार से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज को देखकर लगता है कि क्या आने वाले कल में इंसान इस जेनेटिक मटेरियल को अपनी मर्जी से एडिट कर पाएगा? वो एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। राइट। तो क्या हम आगे चलकर सिर्फ इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने वाले रहेंगे, या आने वाली जनरेशन के लिए इस सोर्स कोड को दोबारा लिखने वाले बनेंगे? ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ओवरलैप हमारे फ्यूचर को किस तरफ ले जाएगा, ये सोचना सच में अपने आप में एक अगला डीप डाइव है।